सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ आदरणीय भंते राजरत्न जी आए हैं। आपको भी प्रणाम। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं और हमारी मातोश्री आपके विहार में आके गए हैं, आपसे मिले हैं और हमारी मातोश्री ने विहार के लिए दान भी दिया था। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो गई। आज के ये कार्यक्रम के संचालक आदरणीय धर्माचारी रुपये राजा जी, धर्माचारी यशोरत्न जी, आप सभी धर्माचारीगण यहाँ, आप सभी को जय भीम। और यहाँ जो भी यहाँ अलग अलग शहर से आए हुए हैं, स्टेट से आए हुए हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप सभी को मैनचेस्टर बुद्धिस्ट सेंटर में वेलकम करता हूँ। ये हमारा मैनचेस्टर बुद्धिस्ट सेंटर का ये लोटस हॉल है, मेन पूजा स्थान है हमारा यहाँ। और आप यहाँ पीछे देखते हैं कि जो बुद्ध रूप है, जो बुद्ध अमिताभ है, जब भंते जी साउथ इंडिया में थे, जब वो छोटे थे, 20 साल के थे, जब वो बुद्ध भिक्षु होने के पहले जब वो साउथ इंडिया में थे, तब एक गुहा में जब उन्होंने ध्यान किया था, उन्होंने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि उन्हें बुद्ध अमिताभ जो है उनका विजन दिखाई दिया था मेडिटेशन में। वो डीप मेडिटेशन में चले गए थे और बहुत ही सुंदर ऐसे अमिताभ की जो रूप है उनको ध्यान में दिखाई दिया था। तो ये उनकी विजन का कल्पना लेके धर्माचारी चिंतामणि जो है उन्होंने ये बुद्ध रूप बनाया है। मैं दूसरी तरफ और एक पूजा स्थान है हमारे बुद्धिस्ट सेंटर में, लेकिन अभी मैनचेस्टर बुद्धिस्ट सेंटर की मैं टूर नहीं दूंगा। सबसे पहले मुझे आपने यहाँ बोला कि निमंत्रित किया है, इसलिए आप सभी को मैं मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हालांकि ये मेरी तीसरी या चौथी विजिट है जागर मानव धर्म के मिलने के लिए। वैसे जागर मानव धर्म या कालीवाड़ी देवरोड सेंटर के लिए नया नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं खुद एक उनका मेंबर हूँ, क्योंकि मेरा जो धम्म जन्म है, जो आध्यात्मिक जन्म है, वो पिंपरी के विहार से ही बना हुआ है, जहाँ धम्माचारी चंद्र बोधि जी ने धम्म की शुरुआत की थी। आज के कार्यक्रम में अभी हमारे माता जी के बहुत पुराने मित्र शालिनी ताई गायकवाड़, शंकर दादा गायकवाड़ भी है। आपको भी 75 और 50 साल के लिए आपको अभिनंदन देता हूँ। अगर माता जी होती तो बड़ी केक ही लाती आज। 22 साल हो गए मैं हिंदी में कभी बात नहीं की है। इंडिया में था तब मराठी में ही बात करता था, हिंदी में जो भी हिंदी मुझे आती है उसी से मैं आज प्रवचन के लिए वो यूज करने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा रुकूंगा, लेकिन हिंदी में ही ट्राई करूंगा। तो ये जागर मानव धर्म है, सही में ये एक संकल्पना जो है बहुत ही बढ़िया है। मैं 3 महीने से देख रहा हूँ। इंग्लैंड और इंडिया वैसे 4.5 घंटे पीछे है, तो कभी कभी मैं ड्यूटी पर रहता हूँ जब आपकी वंदना शुरू होती है। तो लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है शाम को, तो मैं यूट्यूब पर आप सभी का प्रोग्राम देखता हूँ। ओ बाय द वे, मुझे जूम में धम्मचारिणी, हमारी धम्मचारिणी ज्ञानेश्वरी दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वरी जय भीम। बहुत अच्छा लगा।
तो जागर मानव धर्म ने सही में बहुत ही अच्छी संकल्पना है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ये 3 महीने में क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं किया है उन्होंने। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब हम सब घबरा गए थे। हुँ? अ, स भय भय था। अब क्या होगा ये मालूम नहीं था। लेकिन इनके ये वंदना वर्ग और ये प्रकल्प के वजह से सभी लोग जो है वो इंटेंसिव जो प्रैक्टिस कहते हैं धम्म प्रैक्टिस जो है उससे जुड़े हुए हैं। कुछ हाइलाइट थे मेरे मेरे सामने जागर मानव धर्म के बारे में मैं थोड़ा सा वो हाइलाइट बताना चाहूँगा। सबसे पहले आज जो सेक्साफोन अपने धम्मचारी ने बताया किया था नांदेड़ से, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मुझे एक पिंपरी के मैत्रेय विहार की याद दिलाई। वहाँ में एक मैं जब पिंपरी के विहार में मैं इंग्लिश एंड मैथ्स की ट्यूशन लेता था। उस वक़्त अपने ब्रह्मचारी यशो सागर थे, तब 13-14 साल के थे। तब वो मेरे ट्यूशन में आते थे और दूसरा एक बच्चा था दिलीप नाम का, उसे गाने का बहुत शौक था। तो ये गाने के ट्यून पर ये गाना हमेशा ये बोलता था। तो ये आज सैक्सोफोन का जो म्यूज़िक है उससे मुझे याद आ गई। वो गाना ये गाना बोलता था वो। तो ऐसा है कि भीर भिरत्या पाखरानो संधी नामे आली घरट्यात परतुनिया येण्याची वेळ झाली। तो एक सेक्साफोन से मुझे वो गाने की याद आ गई। तो हाईलाइट मेरे लिए जो है जागर मानव धर्म की सबसे पहले बड़ी हाईलाइट कि अपने धर्म आदरणीय धर्माचार्य सुरंगम जी है। जब हमारे से चल बसे तब उनकी फैमिली है और संघ परिवार जो है बहुत ही दुखी था। लेकिन जागर मानव धर्म के वजह से हमें बहुत ही भावनिक सपोर्ट मिला है उनसे, आध्यात्मिक सपोर्ट मिला है और आई एम श्योर सुरंगम जी के फैमिली जो है वो भी कुछ कहेंगे उसके बारे में। दूसरी जो हाईलाइट है जागर मानव धर्म की, हर दिन एक बहुत ही बढ़िया सुंदर पूजा स्थान दिखाई देता था। मानो कि जैसे पूजा स्थान की कंपटीशन लगी है कि इतना सारा अच्छा पूजा स्थान हो रहा है। मुझे लगता है कि जागर मानव धर्म ने जब भी शादियां होती है तब ये पूजा स्थान जो सारा है मॉडल करके दिखाना चाहिए ताकि अपने विहार को डोनेशन आना चाहिए। दूसरी बात है यूके में यहाँ फैमिली नहीं होती। हर एक आदमी जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करता है वो इंडिविजुअल करके प्रैक्टिस करता है। तो जागर मानव धर्म में मुझे जब पूरी फैमिली एक साथ बैठे हुए देखती थी नीले कपड़े पहने हुए अच्छा लगता था। मैं भूल गया था कि ये फैमिली में इतने लोग होते हैं करके, क्योंकि इंग्लैंड में छोटी छोटी फैमिली होती है, 1 2 3 4 होती है। जब फोटो देखता था मुझे लगता था ये एक ही फैमिली है या कुछ और भी फैमिली यहाँ आके आई है। तो वो भी मुझे हाईलाइट लगी कि सारी फैमिली ही पूरी फैमिली धम्म का आचरण करती है। उसके बाद भगवान बुद्ध और उनके धम्म का ग्रंथ, भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ है बाबा साहब लिखित, इसका जो महत्व है ये जागर मानव धर्म से बहुत ही अच्छा समझ में आया, क्योंकि उन्होंने हर बार वो उसका पठन करते थे और यशु सागर जी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह बुद्ध है उसका महत्व उन्होंने बताया है। और दूसरी बात है कि आगे चलकर हमारे संघ के जो पिलर्स है, आज के जो जवान लोग हैं, हम 30-40 साल पहले हम जवान थे, तो हम 30 साल पहले संघ के अगले अगले भविष्य के ये पिलर्स है। तो ये जागर मानव धर्म में दिखाई दिया कि बच्चे भी नहीं होते हैं। अनुमा होती है, प्रतिमा होती है, बहुत सारे लोग उनके नाम नहीं मालूम, लेकिन इन्हें देख के भी मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि इन्हें देखकर हमें हमारी याद आती है सिद्धि सागर यशो
हम छोटे थे, यशोभद्र थे जब छोटे थे, उनको याद। तो आगे चलकर ये भी हो गया, अगले के प्रिसेप्टर हो गए, जागर मानव धर्म की ये प्रेसिडेंट हो गए, ऐसी आशा करता हूँ। ये होने के बाद और हाईलाइट जो है वो है धम्मचारी चंद्रबोधि और यशोसागर। यशोसागर जी ने धम्मचारी चंद्रबोधि जी की इंटरव्यू ली थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मुलाकात मुझे बहुत पसंद हुई। मुझे ऐसा लगता है कि संघ में हर तरफ जहाँ जहाँ अपने सीनियर धम्मचारी हैं, उन सारे धर्माचार्यों की ऐसी मुलाकातें होनी चाहिए, ताकि जो हमारे संघ की हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड हो सकती है। यहाँ कुछ यहाँ मैनचेस्टर बुद्धिस्ट सेंटर में बहुत साल तक क्लियर विजन नाम की वीडियो कंपनी थी, जो सारा जो अपने संघ का इतिहास है उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, बच्चों के लिए वीडियो बनाई हुई है। तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। विशेषकर अपनी गुजरात में धम्मचारी रत्नाकर जी है, तो मुझे लगता है उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए, ताकि हमें हिस्ट्री, वी शुड लूज हिस्ट्री। और धम्मचारी चंद्रबोधि ने बहुत सारी बातें बताई, वो तो नहीं जाऊंगा उससे, लेकिन जब वो बता रहे थे कि 1977 1978 में ये भंते जी को मिला मैं पहले बार, तो मैं सोच, जब वो बता रहे थे वो क्या करे थे उस वक्त, तो मुझे एक बात याद आके हंसने लगा मैं, कि मैं जब उस वक्त पिंपरी जो बौद्ध नगर था, उस साल में शायद मैं धम्मचारी सिद्धि सागर यशोभद्र, यानी तब तक वो हम कोई मित्र नहीं थे, हम उस वक्त गोटियां खेलते थे या गिल्ली डांडू बोलते हैं, उस वक्त वो खेलते थे। अभी भी याद है धम्मचारी चंद्रबोधि जी ने जब भंते जी को लाए थे, उन्होंने 82 में पिंपरी में लाए थे, एच कॉलोनी के हॉल में, तब मैं छोटा था, तब वहाँ गया था उनके प्रवचन सुनने। अभी भी मुझे याद है पिंपरी में हमने जब पिंपरी में जब विहार किया था चटई का, वो नीचे जो पोते रखे थे उसका जो स्मेल था वो डीडीटी पाउडर का था, अभी भी याद है। और बुद्ध का जो श्राइन बनाया था, अगस्त में बनाया था, गणपति की जब फेस्टिवल हुआ था, और जो थर्माकोल मिलता है वो फेस्टिवल का, हमने सब वो लाके वो पीछे श्राइन की डिजाइन बनाई थी, अभी भी वो याद है मुझे। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें होनी चाहिए। फिर धम्मचारी सुबुद्धि जी ने बहुत ही अच्छी तरह से धम्म का फल क्या होता है ये बताया। धम्मचारी लोकमित्र जी ने धम्म क्रांति के बारे में बताया, रत्न सिद्धि भी धर्मांतर इन्होंने बताया, और सदा वज्री जो है उन्होंने भी बहुत ही अच्छे बताया। उनका एक शब्द मुझे बहुत पसंद आया, कि उन्होंने कहा कि बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। सही है, क्योंकि आज अब उत्तर प्रदेश में अपनी एक दलित लड़की को बड़ी एक घृणा से उसकी कत्ल हुई, उसके साथ अत्याचार हुआ, और जब हम इसके ऊपर नारे उठाते, आवाज उठाते हैं, तो जो लोग हैं शायद उन्हें फांसी भी होगी, शायद उन्हें जेल जाएंगे, जो पुलिस ने बेपरवाही दिखाई है शायद वो भी सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही जाता नहीं, ये तो होते ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे जो प्रवृत्ति है वो बाबा साहब ने हमें बहुत सालों के पहले बताया, कि ये प्रवृत्ति जो है वो नहीं जाएगी, और ये प्रवृत्ति जाने के लिए नए समाज की जरूरत है। ऐसा समाज जो सदाचार के ऊपर निर्मित होगा, और ऐसा समाज सिर्फ बुद्ध धर्म के प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो हम ये राइट ट्रैक पर है। हम लॉन्ग टर्म, जिस तो दो प्रकार के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। हम जो गोल पर है वो लॉन्ग टर्म गोल है, दीर्घ काल का जो गोल है उसके ऊपर हम सवार हुए हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि त्रियत्न बौद्ध महासंघ के लोग कुछ करते नहीं, तो गलत है। हम हर दिन ध्यान करते, हर दिन मैत्री भावना करते, हर दिन हम लोगों का भला करने की सोचते हैं, हर दिन जहाँ जहाँ हमें समय मिलता है तहाँ हम मदद करते हैं,
तो जब भी कोई हमें टीका करता है तो ये समझना कि चोर कोतवाल को डालता है, क्या चोर चोर कोतवाल को डांटता है, ऐसा समझना कि अ, हमने उनके बातें में बहकने नहीं चाहिए। हम बहुत कुछ करते, हम साल में 1 या 2 बार ही मोर्चा नहीं निकालते, हम हर दिन मोर्चा निकालते, हर दिन हमारे मन के ऊपर काम करते हैं और हर दिन हम बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत जो सपना है, वो करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए कभी भी शर्माना नहीं, कभी भी ऐसा कह मन को लगना नहीं चाहिए कि हम कुछ करते नहीं हैं। तो ये बात रही। तो बात है आज की। आज मैं कुछ विशेष कहना चाहूँगा कि मैं ये 3 महीने का कार्यक्रम देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगा कि ऐसा कुछ मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ आज। तो सबसे पहले मुझे लगा कि ये एंड होना नहीं चाहिए जागर मानव धर्म का, ये कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे कोरोना कैसे हटी है, वो जा नहीं रही है। तो मुझे लगा कि जब तक कोरोना नहीं जाती, तब तक जागर मानव धर्म ने भी जाना नहीं चाहिए। अगर वो हार नहीं लेते तो हमने भी हार नहीं लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये समय की सबके लिए समय की बात है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये प्रोग्राम चालू रहना चाहिए जब तक कोरोना नहीं जाती है। तो आज विशेष में ये अपने संघ के लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये जो है बात, ये संघ के लिए भी लागू होती है, ये घर के लिए भी लागू होती है, ये राजकीय बातों के लिए भी लागू होती है। यानी ये बुद्ध की शिकवत जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और ये पाली ग्रंथों में से आई हुई है। उसके बारे में आज थोड़ा कुछ बोलने वाला हूँ। तो भगवान बुद्ध के काल में राजा अजातशत्रु जो मगध नरेश थे, मगध के राजा थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके नजदीक के जो राज्य था वज्जी, उन्हें वो वज्जी था, वो भगवान बुद्ध के शिष्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते थे। उनका संगठन अच्छा था, उनकी मैत्री अच्छी थी, बहुत ही अच्छा वो राज्य था। तो वो जो राज्य है, तो अजातशत्रु को लगा कि मैं ये वज्जी को कैसे हराऊं, ये वज्जी मेरे मेरे सामने कैसे उसको काबिज कैसे कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ एक ब्राह्मण था, वसकारा नाम का। उसने किया कि आप बुद्ध की तरफ जाओ और बुद्ध को पूछो कि वज्जी को कैसे हराया जाए, वज्जी के लोग जो है वज्जी को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फिर और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को, आप जब भी जाओगे बुद्ध जो जो शब्द कहते हैं, एक एक जो शब्द है उनका पूरी तरह से सुनना और आकर मुझे बताना। तो जब कहते हैं कि जब वर्ष का ब्राह्मण चला गया, तब उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि वज्जी को कैसे हराया जा सकता है। तब भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था उसे। ये उत्तर जो है मैंने भगवान बुद्ध और उनके धम्म जो है उसमें पढ़ा है। तो उन्होंने 7 बातें बताई वहाँ। मैं यहाँ ये जो 7 बातें हैं उसका आज मैं विस्तृत एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि जब तक ये 7 नियमों का वज्जी नियम पालन करेंगे, ये वज्जी होगा वो अभेद्य होगा, उन्हें कोई फोड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। ये ब्राह्मण ने सुना और फिर वो सुनकर चला गया। फिर अजातशत्रु जी को बताया उन्होंने कि बुद्ध ने क्या कहा, लेकिन उसने जो धम्म प्रवचन जो सुना वो गलत तरीके से ले लिया और फिर अजातशत्रु ने कुछ स्पाई जो है वज्जी में छोड़ दिए और जो बुद्ध ने बताया था उसके खिलाफ उल्टा काम करके वज्जी के वज्जी राज्य को भेद कर दिया। लेकिन उसी वक्त बुद्ध ने क्या किया था कि जब ये ब्राह्मण को बताया था, उसी वक्त उन्होंने भिक्षु संघों को भी 7 नियम बताए थे उन्होंने। और 7 नियम जो है
वो संघ की स्थिरता कैसे होगी, संघ का विकास कैसे होगा, संघ की भरभराट कैसे होगी, संघ की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ जाएगी। ये जो है 7 नियम भगवान बुद्ध ने बताए थे। उसके बाद यही नियम अपने हमारे भंती जी 2008 में तारालो का जो महिलाओं का शिविर केंद्र है, मैनचेस्टर से 2-3 घंटे लगते हैं यहाँ से, तो वहाँ भंते जी 2008 में आए थे। उस वक्त उन्होंने यही 7 गुणों पर, यही 7 रूल्स पर उन्होंने भंते जी ने प्रवचन दिया था, भंते संघरक्षी जी ने। और उन्होंने कहा था कि जब जब अगर हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सायगन जो है, ये जो है एक दूसरे से एक ही बातों से जुड़ा हुआ है, वो है फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। मेरे में, आप में, सभी में कोई भी अगर रिश्ता हो, कोई बाकी कोई रिश्ते दुय्यम हो गए, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो है आध्यात्मिक फ्रेंडशिप। हम सारे जो लोग हैं, इंडिया, यूके, अमेरिका, जहाँ जहाँ अपने संघ सभासद है, हम सभी एक दूसरों से आध्यात्मिक मित्र, कल्याण मित्र से जुड़े हुए हैं। और भंते जी ने कहा कि ये अपना संघ अगर बढ़ना है तो ये 7 गुणों, 7 नियमों का हम सभी ने अच्छी तरह से पालन करना है। तो मैं आज जागर मानव धर्म को ये 7 नियम जो है, मैं आज अर्पण करना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा काम करते हैं, अगर ये 7 नियम आप भी अपने संघ को अपनाते हैं, तो ये संघ जो है आपका, वो भी ऐसे विकसित होगा, स्थिर होगा। तो सबसे पहले है गैदरिंग इन लार्ज नंबर। हमने क्या करना चाहिए कि हमेशा बड़ी संख्या में एकत्रित होना है। ये बहुत ही इजी सिंपल बात लगती है कि हमेशा इकट्ठा आना है, लेकिन सारे कंट्री में ऐसा नहीं होता। जैसे कि इंग्लैंड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़ी संख्या में आने की उनको आदत नहीं है। आते हैं तो भी वो फुटबॉल के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, या पब में आते हैं, बार्स में आते हैं। लेकिन धार्मिक कार्य के लिए, ये धार्मिक कार्य जो यहाँ वो कम है। चर्च भी यहाँ बहुत सारे चर्च है, वो उसको घरों का निर्माण क्या बंगलो फ्लैट्स निर्माण हुए उसमें। तो बंते जी ने कहा कि बड़े संख्या में एकत्रित आने का मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया में तो लोग हमेशा इकट्ठा आते हैं, कभी राजकीय लोग इकट्ठा आते हैं, कभी धार्मिक लोग इकट्ठा आते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं। लेकिन हमारा इकट्ठा आना वो अलग होता है। जब बुद्धिस्ट, जब बौद्ध, जब अकेल इकट्ठा आते हैं तो इकट्ठा ध्यान करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो धम्म का अभ्यास करते हैं, धम्म का सराव करते हैं। और भंते जी कहते हैं जब जब बौद्ध इकट्ठा आकर ध्यान, पूजा, प्रैक्टिस करते धम्म की, तब तब क्या होता है कि ये सारे लोग जो होते हैं, वो सार्वजनिक जो चित्त होता है वो इकट्ठा होता है, वो निर्माण होता है। वो चित्त वो आपका नहीं होता, मेरा नहीं होता, वो सार्वजनिक चित्त होता है। और यही हमारा क्या है कि ध्येय है, एक दिन हम सभी प्रैक्टिस करके जो हमारा सार्वजनिक चित्त है वो बोधि चित्त जैसा हो। इसलिए अलग अलग इकट्ठा आना जरूरी है। तो ये इकट्ठा हम कैसे आते हैं, तो जैसे अभी हम यहाँ इकट्ठा आए हुए हैं, हम शिविर में आते हैं इकट्ठा, धम्म वर्गों में आते हैं इकट्ठा, मित्र वर्गों में इकट्ठा आते हैं, धम्म वर्गों में इकट्ठा आते हैं। हमेशा हम एक आते हैं। सिर्फ त्रिरत्न संघ के लोगों ने ही नहीं इकट्ठा आना है। हमारे मैनचेस्टर में हमारा मैनचेस्टर कन्वेंशन होता है, मैनचेस्टर बुद्धिस्ट कन्वेंशन। यहाँ करीबन 30 प्रकार के बौद्ध ग्रुप है मैनचेस्टर में। केडी म्हणजे टिबेटन बुद्धिस्ट ग्रुप है, चाइनीज ग्रुप है, जैन जापानीज का बुद्धिस्ट ग्रुप है, थाईलैंड, श्रीलंका, अपना यहाँ बहुत सारे यहाँ बुद्धिस्ट ग्रुप है।
और हमारे सारे जो बुद्धिस्ट ग्रुप है यहाँ मैनचेस्टर में, उनमें बहुत ही अच्छा माहौल है। हम साल में एक बार इकट्ठा आते हैं, उसे मैनचेस्टर बुद्धिस्ट कन्वेंशन कहते हैं। जब हम इकट्ठा आते हैं तब इकट्ठा खाना खाते हैं, इकट्ठा ध्यान करते हैं। कोई भंते जी होते हैं, वो प्रवचन देते हैं। यानी प्लान करके होता है कि हम क्या करते हैं उस वक्त आते आकर, हमारे में डिफरेंसेस है, लेकिन कॉमनलिटी जो है, हमारे कॉमन जो है बुद्ध धम्म संघ एक ही है, ये लेकर हम इकट्ठा आते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके केंद्र की तरफ नजदीक जो भी कोई बुद्धिस्ट लोग है, बुद्धिस्ट सेंटर से, हो सकता है साल में एक बार आप बुद्धिस्ट कन्वेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जितने बुद्धिस्ट इकट्ठा आकर प्रैक्टिस करेंगे, उतना जो कॉन्शियसनेस है, चित्त जो है अपना, और विकास हो सकता है उसका। भंते जी ने स्टोरी बताई इसमें कि जब अजात शत्रु, जब पूर्णिमा के दिन उन्हें प्रवचन देखना था, बुद्ध को मिलना था, जब डॉक्टर जीवक भगवान बुद्ध के शिष्य जब उन्हें लेके गए जंगल में, जब जंगल में चले गए तो इतनी शांति थी, इतनी शांति थी, तो अजात शत्रु डर गया था कि शायद ये जीवक जो है, शायद मुझे कुछ करेगा, कुछ मारेगा, मुझे कुछ होगा, ऐसे उनमें मन में चल रहा था। जब वो अंतिम चले गए तो उन्होंने देखा बुद्ध जो है बैठे हुए आसन पर, और उनके साथ सैकड़ों जो उनके भिक्षु थे, सारे के सारे ध्यान कर रहे थे, ध्यान में, डीप ध्यान में बैठे हुए थे। तो वो जो देखकर अजात शत्रु ने कहा कि ऐसी शांति जो है मेरे बच्चों को मिले। क्योंकि आपको मालूम है कि अजात शत्रु ने अपने पिताजी का मर्डर किया था, इसलिए वो अशांत थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी शांति मेरे बच्चों को, मेरे लड़कों को मिलना चाहिए। तो इसलिए गैदरिंग, हमने हमेशा गैदरिंग में आना चाहिए। अच्छा, हम गैदरिंग में आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो हमारे गैदरिंग में नहीं आ सकते? अपना जो समाज है बहुत गरीब है, बहुत सारे लोगों को जूम नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो हमने सोचना है, हम वैसे हम आपने मेरे स्लाइड में देखा, बहुत हमने बहुत कोरोनाग्रस्त लोगों के लिए मदद किया है, सहायता किया है, लेकिन ये जो धम्म है ऐसे लोगों की तरफ भी जाना चाहिए। और सो फिर अगला जो मुद्दा है कि संघ में हार्मनी एंड टॉलरेंस होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है दूसरा है, सुसंवाद, सामंजस्य और सहिष्णुता चाहिए। संघ में हार्मनी सबसे महत्व की है। अगर संघ के सबसे बड़ा अगर संघ का शत्रु कौन सा हो, तो संघ में हार्मनी न होना, सामंजस्य न होना और सुसंवाद न होना। प्रयत्न बौद्ध महासंघ जो है, हर सेंटर में, हर एक जगह ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमने प्रामाणिकता से एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सेंटर जो है, उनमें लोगों से बनती नहीं है, धर्मचारियों में वाद है, विवाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई किसी को मिलता नहीं, कुछ लोग एक बात से करते नहीं, जब इकट्ठा तो अच्छी तरह से बात नहीं होती, डीप बात नहीं होती। यानी जब ऐसा ऐसा होता है, जो हमारा धम्म का कार्य होता है, वो धम्म के कार्य में उसके ऊपर परिणाम होता है। जब जब अगर संघ में सामंजस्य न हो, तो ये जो अपना पवित्र काम है, जो प्योर काम है, जो अपना लोगों तक धम्म पहुंचाने का, उसमें जो उसमें अड़चन निर्माण होती है, वो हम अच्छी तरह से इफेक्टिव काम नहीं कर सकते। तो इस सामंजस्य अगर संघ में होगा, तो भंते जी कहते हैं सामंजस्य ये बहुत वैल्यूएबल है, उसकी कीमत नहीं होती है। और जब सामंजस्य होता है कि ब्यूटीफुल होता है, तो जागर मानव धर्म, जब मैं देखता हूँ जागर मानव धर्म को, तो इतनी सामंजस्यता है, ये सामंजस्यता जो है ये ब्यूटीफुल है। इसका अनुभव जो है वो सुंदर है। भंते जी कहते हैं कि हारमोनी जो है एक म्यूजिक, संगीत के कॉन्सर्ट जैसे होती है, जैसे संगीत की महफिल जैसे होती है, वैसी है
कि हजारों लोग जो होते हैं वो महफिल देखते हैं, और जो स्टेज में बैठे हुए लोग, उनके पास सैकड़ों अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई तबला बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई छोटी छोटी चीजें बजाता है। और जब ये म्यूजिक कंसर्ट चलती है तो हर एक आदमी जो है वो समय पर बजाता है, और उसको मालूम होता है कितना आवाज करना है कितना नहीं। जब ये सारी चीजें सुर में चलती है, और सुर में चलने के बाद जो म्यूजिक आती है वो कानों को सुनने के लिए बहुत मधुर होते हैं। जो लोग होते हैं वो चार्म होते जाते हैं, उनको आनंद होता है, वो खुश हो जाते हैं म्यूजिक से। तो भंचे जी कहते हैं कि संग की हारमोनी भी एक संगीत के म्यूजिक का महफिल के जैसी है। हम्म, जब हम सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे हम सब इकट्ठा आते हैं, कौन काम क्या करता है ये महत्व का नहीं है। कौन प्रवचन देता है, कौन आईटी का काम करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन पूजा स्थान करता है, कौन रीडिंग करता है, ये महत्व के नहीं। ये सबसे महत्व है कि हम सारे के सारे एक टीम के मेंबर्स हैं। और ये जो सुर हम निकालते हैं वो धम्म का सुर होता है, और जो धम्म का सुर होता है वो हजारों लोगों तक पहुंचता है। आज हमारे जागर मानव धर्म के प्रवचन को सिर्फ पुणे से ही नहीं, लोग अलग अलग जगह से लोग आते हैं। ये जो है आपके हारमोनी का फल है। जैसे धम्मचारी सुबुद्धि जी ने धम्म प्रैक्टिस से जो फल बताए, तो ये जो फल है वो आपको भी मिल रहा है और बाकी लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर एक केंद्र के लोगों ने अपने संघ में हारमोनी पैदा करने के लिए मदद करनी चाहिए खुद। भंते जी कहते हैं, फिर बोलते कि जब भी मैं कभी भी सुनता हूँ कोई चैप्टर में या कोई केंद्र में या कोई धर्मचारियों में हारमोनी नहीं होती, झगड़े होते हैं, विवाद होता है, तो बोलते हैं कि वो दो शब्द का उपयोग करते हैं कि डिसअपॉइंट्स मी, कभी कभी मुझे पेन भी होता है। तो समझ लेना कि आप जब भी कभी भी कोई भी एक दूसरे से विवाद करते हैं, उस वक्त आप भंते जी को दुख देते हैं। हम्म, ऐसा समझना। जब भी कोई होता है तो अगर आपको बंते जी को दुख नहीं देना है, तो हर एक ने हारमोनी निर्माण करने के लिए मदद करनी है। तो ये हारमोनी जो है क्यों नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे महत्व की बात है कि इंडिया का जो अपना कल्चर जो है वो थोड़ा सा अलग है। इंग्लैंड में अभी मेरी बेटी स्कूल में जाती है, तो बचपन से उसे सिखाया जाता है वो ग्रुप को कि हर एक ने डिसअग्री होना है। जो भी कोई व्यूज बताएंगे, कोई अपनी दृष्टि बताएंगे, बाकी के उन लोगों ने उन अपना अपना व्यूज बना के उसको विरोध करना है। और विरोध होने के बाद उन्होंने मानना है कि हम हर एक लोग जो है अलग अलग व्यूज है, और वो व्यूज के साथ रहना है। यानी बचपन से यहाँ इंग्लैंड में सिखाया जाता है इट्स ओके टू डिसअग्री। बचपन से यहाँ सिखाया जाता है कि दूसरे लोगों से असहमत रहना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इंडिया का कल्चर ये है कि हारमोनी और डिसएग्रीमेंट में फर्क लोग नहीं समझते। अगर कोई आदमी सहमत नहीं होता है आपके व्यू से, आपके दृष्टि से, तो हम क्या करते हैं कि पर्सनल तौर पे लेते हैं, ये मुझे क्यों विरोध करता है हमेशा, इसके मन में मेरे बारे में क्या है, ये मेरे बारे में जलता है, ये मुझे पसंद नहीं करता है, नहीं कहते, पर्सनल लेते हैं। और जब ये पर्सनल लेता है तो क्या होता है कि दो व्यक्ति जब डिसएग्रीमेंट होती है, दो लोग जो है एक में से सहमत नहीं होते, वो जो डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, वो दोनों के तरफ नहीं होती। दो लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं, तो फिर अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते और कहते कि देखो आज क्या हुआ मालूम है, ये आदमी ने मुझे ऐसा कहा। फिर बाकी के जो मेरे दोस्त होंगे वो भी अग्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। तो क्या होता है कि दो लोग के असहमति से दो ग्रुप पैदा होते हैं, और दो जो ग्रुप के लोग होते हैं, फिर वो दोनों के बारे में बातें, अफवाह फैलाना शुरू करते हैं।
और बहुत सारी इंडिया में ऐसे बात होता है कि आप अगर किसी को पूछेंगे आपने खुद ने देखा है या सुना है क्या, तो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं सुना। आपने देखा है क्या? हाँ मैंने भी नहीं देखा। फिर अगर आपको स्ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको भी किसी ने बताया कि उसको मालूम नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति जो है हमने वो वो छोड़ देनी है। हमारे में सहिष्णुता जो वो बढ़नी चाहिए। अगर कोई हमसे असहमत होता है वो भी ठीक है, हम लेकिन हमने हारमोनी रखनी चाहिए। और हम बहुत सारे रीजन है हमारे हारमोनी होने के कारण। और एक जो सिर्फ एक कारण बताऊंगा मैं, वो है ईगो, अहंकार, अभिमान। अहंकार जो होता है वो कहते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन रस्सी का जो पील होता है वैसे ही रह जाता है। अहंकार ही ऐसी चीज है। अहंकार जो आदमी ऐसी खुद को आदमी क्या करता है कि खुद की प्रतिमा बना देता है। कोई भी बात नित्य नहीं है। तो हमारी इमेज भी होती है वो भी नित्य नहीं है। लेकिन हम वो नित्य इमेज रखने का प्रयत्न करते हैं और वो ईगो के वजह से भी हमारे जो हारमोनी होती है वो टूट जाती है। भंते जी ने बहुत सारी अच्छा एक बहुत ही सुंदर लेख लिखा है। 1948 52 के दरमियान भंते जब 20 साल के थे, 20-25 साल के, तब उन्होंने कुछ स्टेपिंग स्टोन नाम के मैगजीन में आर्टिकल्स लिखे। एक आर्टिकल में उन्होंने ये एक एक आर्टिकल लिखा उन्होंने। वो आर्टिकल कहाँ है कि गोइंग बियॉन्ड ईगो, मुझे अपने अहंकार से परे ऊपर उठना। और उसमें बहुत ही सुंदर उन्होंने एक उदाहरण बताया है। मैं उसका मैंने ट्रांसलेट किया है उसका। बहुत ही कठिन है, आपको समझाने का प्रयत्न कर दूंगा। तो मैंने मेरा पूरा ट्रांसलेशन लेकिन किया है मैंने। वो कहते हैं कि बुद्ध अमिताभ है, उनका जो प्रकाश है, जो बुरा आदमी होता है, बुरे आदमी के दिल में जो विनम्रता और पश्चाताप में बिखरा गया है, ऐसा आदमी, जो बुरा आदमी जिसने अकुशल काम किया है और वो अकुशल कर्म से उसका मन बिखरा हुआ है, टूट गया है विनम्रता से और पश्चाताप से, ऐसे ऐसे आदमी में अमिताभ का प्रकाश जा सकता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष है उसका जो ईगो होता है, उसका जो अहंकार होता है, उसका अहंकार जो है अमिताभ की लाइट उसमें नहीं जा सकती, उसमें भेद नहीं कर सकती है। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो कि कोई बिजली चमक गई है। तो इसका मतलब क्या है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी होता है कि जिसके हाथों से अकुशल कर्म होता है। जब उसके हाथ में अकुशल कर्म होता है तो वो होता है, वो पश्चाताप से टूट जाता है उसका हृदय। उसको लगता है मैंने क्यों किया, दुख होता है उसे। और दूसरा जो आदमी होता है उसका ही दोस्त होगा कि तूने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू धम्मचारी है, तू ऐसा कर रही क्यों, अड़ा करता है। एक आदमी अकुशल मन से उसका हृदय टूट गया और दूसरा जो है ईगो से भरा हुआ है, और वो कहता है कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो भंते जी कहते हैं कि जो टूटा हुआ जो हार्ट है वो बुद्ध जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे ईगो वाले का हार्ट जो होता है, हृदय होता है, वो रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये है ईगो की मतलब इससे भी अपनी हार्मनी जो है वो टूट जाती है। तो ये है दूसरा मुद्दा। और तीसरा मुद्दा है जो कहते हैं कि संघ में, विद इन द संघ देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, नो रूल्स नो प्रैक्टिस। यानी संघ में बुद्ध कहते हैं कोई नियम, कोई प्रैक्टिस जो है उसका उसका उसमें चेंज, उसका बदल नहीं करना चाहिए। भंते जी उसको
अलग अलग तरीके से देखते हैं, कहते कि ऑफकोर्स हम, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बुद्ध ने कहा नहीं कि नियम मत बदलो। भंते जी ने कहा कि जो माइनर्स रूल्स है, जैसे कि अ, भिक्षु संघ है, 12 बजे के पहले खानी चाहिए, उसके नियम जो है, उसके पीछे का जो मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा भिक्षु संघ को धम्म आचरण करने के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए अगर एक बार खाने के बाद फिर वो क्या कर सकते हो, मेडिटेशन स्टडी को दे सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 12 बजे के पहले ही खाना है, अगर मिले तो अच्छा है, नहीं तो भी 12:30 बजे के बाद भी खाकर क्या क्या धम्म का प्रैक्टिस हो सकती है। नहीं, बुद्ध ने कहा गया कि जो मूलभूत जो तत्व है उनके, वो नहीं बदलने हैं, लेकिन जो माइनर चेंजेस, छोटे छोटे जो चेंजेस है वो हम कर सकते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड रूल, तत्व और नियम। तत्व जो होते हैं वो फंडामेंटल होते, मूलभूत होते, और जो नियम होते हैं वो तत्वों के प्रैक्टिकल कैसे करना है उसके लिए वो नियम बने जाते हैं। तो नियम बदल सकते हैं, लेकिन मूलभूत जो तत्व है वो नहीं बदल सकते। जैसे कि हमारा 3 रत्न को शरण गमन करना, ये मूलभूत तत्व है। उसके बाद शील समाधि प्रज्ञा, ये मूलभूत तत्व है। अनित्य दुख, अनित्य अनात्मा, ये मूलभूत तत्व है। ये जो तत्व है वो नहीं बदल सकते। लेकिन बनते जी आगे चलकर ये क्या कहते कि त्रिरत्न संघ में उन्होंने क्या किया है कि संधि दी है, अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी धर्मचारियों को, संघ को, अगर कोई बातें चेंज करनी है मेडिटेशन या प्रैक्टिसेस में, तो वो कहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू करके वो बंद नहीं करने की। जो पहले जो हमने की है वो ट्रेडिशन वो करनी है, जैसे आनापानसति हो, मेता भावना हो, ये करना है, लेकिन कुछ और एडिशन करना है, वो डिस्कशन करके वो हम ला सकते हैं। भंते ने एक फनी एग्जांपल बताया यहाँ। भंते जी को गैदरिंग बहुत अच्छी लगती थी। 2007 में कुछ एडमिन के वजह से जो अपना FWBO डे होता था पहले, जैसे कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सहायकगण स्थापना का जो दिन होता है अप्रैल में, 2007 में ये ऑर्गेनाइजर होते थे मध्यम लोग के, उन्होंने अरेंज किया नहीं। तो भंते जी को बुरा लगा कि ये संघ सभा थी, इतने सालों से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सहायक दिन मनाया जा रहा है, लेकिन 2007 में नहीं। तो वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हुए, किसी को फोन नहीं किया, किसी को लेटर नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपना प्रवचन जो है बर्मिंघम बुद्धिस्ट सेंटर में अरेंज किया उस दिन। हमें, मुझे अभी भी याद है 2007 में हमें हफ्ते भर पता चला था कि भंते जी बर्मिंघम बुद्धिस्ट सेंटर में प्रवचन देने वाले थे, तो हम वहाँ सब गए थे। वहाँ कि भंते जी क्या कहते कि जो हमने शुरू किया है, जो हम करते हैं, वो कंटिन्यू करना है, बंद नहीं करना है, और उसके कुछ हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये है तीसरी बात। उसके बाद जो है इंडिया में नहीं, लेकिन पाश्चिमात्य देशों में हमेशा जो धर्मचारी यहाँ के बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ ज़्यादा फिलोसोफर है, बहुत सारे लोग जो है वो तिब्बतन बुद्धिज्म, अलग अलग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमेशा उनको लगता है कि हमारे संघ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, और कभी कभी चर्चा न करते हुए वो कुछ प्रैक्टिसेस लाते हैं। तो बंती जी ने कहा कि कोई भी प्रैक्टिस अगर हमें संघ में लानी हो तो उसकी चर्चा करना जरूरी है, चाहे वो विपश्यना हो या कोई भी प्रैक्टिसेस हो। उसके बाद चौथा जो है रूल, बंती जी कहते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर स्पिरिचुअल एल्डर्स। जो हमारे संघ में जो ज्येष्ठ है, आध्यात्मिक ज्येष्ठ जो है, बुजुर्ग है, उनका रिस्पेक्ट करना सीखो। इंडिया में वैसे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड जो है, यहाँ रिस्पेक्ट जो है ज़्यादा लोग यहाँ करते नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो उद्धट है, लेकिन यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की
कल्चर जो है, कोई किसी को ज्यादा भाव नहीं देता। कितना भी बड़ा हो तो कहते हैं कि वो अपने घर का बड़ा होगा, मेरे लिए ही बड़ा होगा। का क्लीनर भी हो तो भी वो क्या करेगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी मिलेगा तो वो इक्वली समझेगा। तो ये यहाँ का कल्चर है। तो अगर भंते जी भी अगर आएंगे यहाँ पूजा स्थान में अभी, तो लोग करेंगे हेलो भंते, सभी नहीं करेंगे। जैसे कि अपने इंडिया में अगर भंते आते हैं तो सारे लाइन में खड़े होंगे, उनकी पूजा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। सुबुत या कोई भी अगर आएंगे हॉल में तो दो तीन लोग हेलो कहेंगे, लेकिन बाकी के लोग अपना जो काम है वो चालू रखेंगे। तो जो रिस्पेक्ट है एल्डर्स का, इंडिया का जो कल्चर है वो अच्छा है, यहाँ रिस्पेक्ट करता है। मुझे अभी भी अनुभव है कि पाश्चिमात्य देश में जाना, बहुत सारे लोगों को लगता है पाश्चिमात्य जाना, कोई जाता है तो उसका सोना ही सोना है, ऐसे लोगों की धारणा होती है। लेकिन पाश्चिमात्य देश में जाने के बाद उस आदमी को क्या क्या पेन होता है, क्या क्या दुख होता है, ये किसी को समझता नहीं है। क्योंकि जब आदमी इंडिया से परदेश जाता है तो जो इंडिया में उसका मान सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसका नाम होता है, सारी चीजें होती है, वो सारी के सारी चली जाती है। जब आप पाश्चिमात्य देश में, जब मैं आया था, सिर्फ मैं एक नाम था मुझे, बाकी कोई नहीं। यहाँ कोई कोई इतिहास जो है लोग देखते नहीं, कोई रिस्पेक्ट रूड नहीं रहती, लेकिन जो अपना जो नाम होता है वो सारे पर्सनालिटी है वो चली जाती है। आपको पूरी तरह से नई पर्सनालिटी बनानी पड़ती है, नए रिलेशन बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ नाम से आता नहीं, यहाँ रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। इंडिया में रिस्पेक्ट बहुत ही जल्दी आदमी को मिल जाता है। यहाँ ब्रह्मचारी है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, या चेयरमैन है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। वो आदमी कहेगा कि मेरा अनुभव, जब तक मेरा कुछ अनुभव नहीं होता है इस आदमी से, क्या मुझे पर्सनल कोई संपर्क नहीं जब तक होता है, इससे सब कुछ नहीं मिलता, तब तक मैं इसे रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। अपने यहाँ सिर्फ नाम से काम चलता है। अगर आप बोले कि ये इस केंद्र के चेयरमैन है तो बाकी के लोग में रिस्पेक्ट आता है, ये बनते जी रिस्पेक्ट चला जाता है। लेकिन यहाँ जो है रिस्पेक्ट वैसे मिलता नहीं, उसको प्रयत्न जो बोलते एफर्ट करना पड़ता है। तो भंते जी कहते कि अपने जो बुजुर्ग है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए? भंते जी कहते कि उन्होंने, कुछ लोग हैं अपने संघ में जो 30 40 40 50 सालों से ध्यान किया है, उन्होंने धम्म का अभ्यास किया है, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों से गए हुए हैं। संघ को उन्होंने क्या छोटी छोटी बात जो है बातों से बनाया हुआ है। उनका जो अनुभव है वो वैल्यूएबल होता है, इसलिए हमने उन्होंने उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक बात वो कहते हैं उसमें बहुत ही विशेष बनते जी के, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं संघ में फ्रंट में होते हैं, हमेशा उनको हम प्रवचन देते हुए देखते हैं, शिविर लेते हुए देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए देखते हैं। तो भंते जी बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ रिस्पेक्ट फॉर स्पिरिचुअल एल्डर्स, सिर्फ उनका ही नाम नहीं ले रहा हूं मैं। तो भंते जी कहते हैं कि मैंने ऐसे कुछ मित्र, मैं मित्र को मिला हूँ, ऐसे कोई ऐसे धर्माचार्यों को मिला हूँ कि जो जो नॉर्मल जो फेम होती है, कि जो आगे के फ्रंट में प्रवचन देते हैं, नाम होता है हमेशा, उनमें से नहीं होते लोग। ऐसे लोग को जो शांत है, उनका नाम नहीं कुछ संघ में, उन्होंने जब भी ऐसे लोगों को मिला, वो बोलते कि मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनके उनके जी की जो क्या होती है धम्म की अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका जो ध्यान होता है, सही में बिल्कुल वो होते कि इम्प्रेस होने जैसा है। कि यहाँ क्या बताना है कि हमें, जब हम लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ उनका पद देखकर मत करो, उनका स्टेटस देखकर मत करो। वो संघ में कौन से पद में है ये देखकर रिस्पेक्ट न करो, तो उनसे पहले संपर्क करो, उनके संपर्क में उनका आचरण देखो, उनमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, धम्म का कितना नॉलेज है ये देखो, और फिर उनका आदर करो। सिर्फ स्टेटस के लिए मत करो।
और फिर 5वां जो रूल है संघ की स्थिरता के लिए, सेफ गार्डिंग आवर स्पिरिचुअल विजन। इसका मतलब क्या है कि हम सारे जो लोग हैं संघ में आए हैं क्योंकि कभी ना कभी पहले दिन जो हमें कुछ स्पार्क हुआ है, हमारे में जो विजन आया है शरण गमन करने का, जो हमने क्या होता है कि दृष्टि आई, हमें दृष्टि मिली है कि बुद्ध धम्म ऐसी ऐसा वक्त होगा कि जब बुद्ध धम्म का जब आचरण क्या होगा कि आपकी लाइफ बदल गई होगी, परिवर्तन हुआ होगा वो लाइफ में। वो जो ज्वाला है, जो जो चिंगारी है, वो धम्म की जो है, उसने हमें परिवर्तन किया होगा। तो भंते जी कहते हैं कि ये जो विजन होता है आध्यात्मिक जीवन का, जब तक हम बुद्धत्व प्राप्त नहीं करते, वो विजन क्या होता है, कभी कभी हम अपने पाथ से गिर भी सकते हैं, मार्ग पर आप रुक भी सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। और जो लोग स्लो नहीं होते, गिर नहीं जाते, वो कायम के जो लोग कायम के स्वरूप जाते हैं, तब कभी कभी वो सोशल लेवल पर भी हो सकते हैं। मैंने कैसे, वो तो कभी आपको कभी कभी ऐसा लगे इस आदमी को कभी दिक्कत हुई ही नहीं है, कभी डिफिकल्टी हुई नहीं धम्म में, वो हमेशा चलते रहता है। तो हो सकता है वो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, या हो सकता है वो कभी डीप जाने का उसने प्रयत्न न किया हो। तो जो हमारा विजन है, बंते जी कहते कि जो हमने जो विजन मिलाया था, जो हमें स्पिरिचुअल विजन था, वो हमने टिका के रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि क्यों हम अपना जो विजन होता है धम्म की प्रैक्टिस का क्यों नहीं टिका रहता है, तो बनते बोलते हैं उसके कभी कभी बाह्यकारी डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, कुछ भौतिक भौतिक बातों से आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। या तो प्रैक्टिस से कुछ दो दो गहन जो एक्सपीरियंस आना चाहिए, अनुभव आना चाहिए, उसको नहीं आता है, या कुछ उसकी प्रॉब्लम्स होती है। तो कभी कभी आदमी धम्म के मार्ग से चल जाता है, तो रुक जाता है, थम जाता है। तो संघ के जो लोग हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए कि ये आदमी जब 2 साल से प्रैक्टिस करता है, 3 साल से प्रैक्टिस करता है, 4 साल से प्रैक्टिस करता है, तो ये आदमी प्रगति क्यों नहीं हो रही है, और फिर उसे मदद करनी चाहिए। ब्रह्मचारी सुरंगम जी थे, वो बहुत ही उनका पुण्यानुमोदन इसमें कि उन कुछ मित्रों को उन्होंने बहुत ही मदद की आगे जाने के लिए, प्रगति करने के लिए। तो भंते जी कहते कि जो जो जिस अपना विजन तो टिका कर रखना चाहिए, लेकिन जिसका विजन गया हो, जो मार्ग से गिर गया है, उसे हमने उठाने के लिए बहुत कुछ क्या मदद करनी चाहिए। और फिर आगे का जो है 6 है, होल हार्टेडली इंटेंसिवली प्रैक्टिस। बनते हैं कि हमारे संघ में ऐसे लोग होने चाहिए कि जो लोग होंगे, कुछ लोग होंगे कि हर एक जो स्किल जो है उसमें बहुत डीप होने चाहिए। कुछ लोग स्टडी में होने चाहिए, कुछ लोग ध्यान में होने चाहिए, कुछ लोग अभ्यास में होने चाहिए, कुछ लिखान में होने चाहिए ने। अगर हजार संघ के मेंबर है तो कम से कम 100-200 लोग उनमें से इंटेंस जो प्रैक्टिस होती है वो करने वाले चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी संघ की जो डेप्थ है, जो सफलता है, वो कम होगी। हाँ, और उससे क्या होगा कि संघ में जो है सुपरफिशियलता आ जाएगी, जो हम सबके ऊपर ऊपर पना जो होता है वो आता है, डीप नहीं जाते। और संघ जो है सिर्फ सोशल लेवल पर ही काम करते रहता है, इसलिए इंटेंसिटी करनी चाहिए। जब मैं 87 में जब इंडिया में था, उस वक्त एक ऐसी बात थी, कम्युनिटी लाइफस्टाइल जो थी बहुत ही प्रसिद्ध थी, पॉपुलर थी, क्योंकि भंते जी ने 3C जो है, कम्युनिटी, कोऑपरेटिव और सेंटर, ये 3 बातों को बहुत महत्व दिया था। सेंटर का मतलब केंद्र है, कोऑपरेटिव का मतलब अपनी जो बिजनेस है, राइट लाइवलीहुड उसके, और सी जो तीसरा सी था कम्युनिटी लाइफ। मेरे ख्याल में हर एक सेंटर में एक कम्युनिटी थी जहाँ यंग लोग रहते थे, फ्रेंडशिप कल्याण मित्रता बनाते थे, ध्यान करते थे इकट्ठा। और मैंने देखा कि उससे संघ में जो इंटेंसिटी प्रैक्टिस है, वो डेप्थ है, वो आती थी उसमें।
अनफॉर्चुनेटली अभी मालूम नहीं क्यों नहीं, लेकिन ये अपने कम्युनिटी का प्रमोशन जो है, कम्युनिटी लाइफस्टाइल का प्रमोशन यहाँ नहीं होता है। इंग्लैंड में हर एक सेंटर में कम से कम 2 या 4 कम्युनिटी स्कूल होते हैं, महिलाओं के होते हैं, पुरुषों के होते हैं। हमारे संघ में ये सबसे बड़ा और एक धोखा है कि सारे के सारे जो होते हैं हमारे संघ सभासद होते हैं, एक तो शादीशुदा है या शादीशुदा होने वाले हैं। हमारे संघ में भिक्षुगण नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम शादीशुदा होते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव डिफिकल्टीज होती है। ऑब्जेक्टिव डिफिकल्टीज का मतलब शादी होने के वजह से हमें काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, घर वालों को संभालना पड़ता है, बच्चों को शिक्षण, शादियां, ये सारी बातें हमें करनी पड़ती है। ये करते हुए कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों को समय नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके वजह से क्या होगा कि ऐसा मानो कि संघ में हाफ ऑफ द लोग, जो 75% लोग अगर इंटेंसिव प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं, वो संघ का हाल क्या होगा। इसलिए हमने क्या करना चाहिए कि कम से कम यंग जो लोग हैं, जब तक 25-30 साल तक नहीं होते, जो यंग बुद्धिस्ट है, उन्हें कम्युनिटी शुरू करना चाहिए। शादी के पहले स्कूल में रहना चाहिए। और जो लोग शायद उनका उम्र हो गया है और उन्हें लगता है कि अभी वो घर छोड़ सकते हैं, वो भी कम्युनिटी शुरू कर सकते हैं। मुझे याद है कि भाजा में मुझे मेरे साथ करीबन 5 और 6 रिटायर्ड मित्र थे जो मेरे साथ रहते थे और बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस करते थे। और लास्टली बंते जी कहते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 7वां जो मुद्दा है, बंते जी कहते हैं वेलकमिंग पीपल टू द संघ। तो 7वां नियम यानी बंते जी ने बुद्ध का ही बताया ये नियम कि हमारे संघ में नए लोगों को आने के लिए जरूरी है। नए लोग हमेशा आने चाहिए। जैसे हमारी ऑर्डिनेशन होती है, नवे संघ सभासद होते हैं, मित्र दीक्षा होती है, लोग मित्र होते हैं, सहायक आते हैं। तो ये बोलते कि अपना संघ या कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है कि मैं यही अभी हम 10 ही लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे 10 लोगों का, अगर तीसरा कोई आएगा तो हमारी क्या होगा, अच्छा यानी 10 लोगों की जो चैप्टर है या धम्ममित्र का वर्ग है या कोई भी है, अच्छा नहीं होगा, इसलिए किसी को बुलाना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संघ एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है। तो हमने क्या हमेशा नए नए लोगों को लाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपका चैप्टर हो, चैप्टर में कोई आपके चैप्टर में आना चाहता है तो आपने उनको चैप्टर में लेना चाहिए। मित्र स्टडी में कोई निमंत्रण करता है, विनंती करता है मुझे आना है आपके मित्र स्टडी में, तो उनको बुलाना है। यानी संघ में हमेशा नया लोग जो होते हैं उनको वेलकम करना चाहिए, उनको रोकना नहीं। अगर ये 7 जो रूल्स है संघ के लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बनते कहते हैं कि हमारा संघ जो है वो अति बहुत विकसित होगा, प्रेरणादायी होगा, उसकी स्थिरता भी बढ़ सकती है। तो आशा है कि ये जो 7 पॉइंट्स है कि जागर मानव धर्म जो है वो करती है और करते रहेंगी। और जो संघ में जो है यहाँ लोग, वो भी अपने सेंटर को जाके इस 7 जो रूल्स है उसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपने मेरी ये 2 शब्द सुन लिए, इसका मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।